Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So in this lecture we are going to discuss about the different methods that are used to calculate average rainfall. तो क्या क्या मेथड यूज़ होता है टू फाइंड द एवरेज रेनफॉल, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 मेथड होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एवरेज रेनफॉल क्या होता है और क्यों इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एवरेज रेनफॉल क्या होता है। अभी तक तो हम लोग जहाँ तक समझे थे कि रेनफॉल क्या होता है, कोई भी आपका प्रेसिपिटेशन वाटर के फॉर्म में अगर अर्थ के सरफेस में आता है तो उसको हम लोग रेनफॉल बोलते हैं। अब एवरेज रेनफॉल का बात कहाँ से आ गया, तो पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि WMO जो है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो बताया था कितना पर्टिकुलर एरिया में कितना रेनगोज होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार होता है कि एरिया जो है उससे बड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एरिया है, इतना एरिया में आपका एक रेनगोज जो है चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एरिया आपका पूरा बड़ा हो जाए, काफ़ी बड़ा एरिया है, उस केस में हम लोग को ज़्यादा रेनगोजेस का ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अलग अलग रेनगोज में अलग अलग आपका ये आएगा रेनफॉल का वैल्यू। जैसे किसी में हो सकता है 10 सेंटीमीटर आ जाए, किसी में 20 सेंटीमीटर भी आ सकता है, किसी किसी में 15 सेंटीमीटर आ सकता है, किसी में 14 सेंटीमीटर आ सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसमें भी आप लिख ही लीजिए। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग अलग अलग तो शो नहीं ना करेंगे रेनफॉल का डाटा, तो उस केस में हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, हम लोग एवरेज निकालेंगे, एवरेज रेनफॉल कितना है। तो हर एक जो आपका रेनफॉल है, रेनगोज में जो डाटा है, तो डिफरेंट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली 3 मेथड यूज़ करते हैं जिससे हम लोग एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये थोड़ा सोचेंगे कि एवरेज रेनफॉल निकालना क्यों ज़रूरी है। चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका रिवर है, ठीक है, ये आपका रिवर है, इधर अप स्ट्रीम साइड है और इधर डाउन स्ट्रीम साइड है। ठीक है, अब अगर रेनी सीजन है, ठीक है, अगर मान लीजिए रेनी सीजन है, समर सीजन है तब तो ठीक है, ये अपना एक फ्लो में बह रहा है। अगर मान लीजिए रेनी सीजन है तो उस केस में क्या होता है, हर एक रिवर का आपका एक बेसिन होता है। कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका उसका बेसिन मान लेते हैं। बेसिन किसको बोलता है, जहाँ पे अगर बारिश होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर बारिश होता है तो ये बारिश का पानी जो है ये जाके किस में ऐड होगा, इस रिवर में ही ऐड होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बारिश होता है तो ये जो वाटर है, ये वाटर जो ऊपर से फ्लो करेगा, ये किस में ऐड होगा, मतलब रनअप बोलिए, तो रनअप जो है इसका किस में ऐड होगा, जाके रिवर में ही ऐड होगा। तो बारिश के समय में ऑब्वियसली इसका क्या होगा, फ्लो हाई हो जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा ना, राइज कर जाएगा, क्योंकि जो सराउंडिंग आपका बेसिन है, हर एक रिवर का एक बेसिन होता है। बेसिन मतलब क्या हो गया, वैसा एरिया जहाँ से पानी जो है आपका रिवर में, हर एक रिवर का एक बेसिन होता है। जो वाटर जो है इसमें अगर बारिश हो रहा है इस एरिया में, तो वो वाटर कहाँ चल जाएगा, इस रिवर में चल जाएगा। तो वो पूरा एरिया इसका बेसिन हो गया, जहाँ से भी वाटर जो है आपका रिवर में ऐड हो रहा है। ठीक है, अब एवरेज रेनफॉल हम लोग क्यों निकालते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई रिवर का बेसिन काफ़ी बड़ा है, उस केस में आपका एक रेनगोज से काम तो हम लोग नहीं चला सकते कि एक रेनगोज में जितना बारिश हुआ, ठीक है, वही हम लोग पूरा बेसिन में मान लें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में डिफरेंट रेनगोजेस हो सकता है, मतलब डिफरेंट लोकेशन में। तो उस केस में हम लोग को एवरेज रेनफॉल निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इतना एवरेज रेनफॉल के बारे में डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए उस रीज़न को समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, अब बारिश के समय में इसका लेवल तो राइज हो जाएगा, तो लेवल राइज होगा तो अगर इसके आसपास जो शहर बसा हुआ है, ठीक है, उसमें ये क्या कर सकता है, उसमें थोड़ा सा वो इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ सकता है। अगर मतलब कि बाढ़ जैसा समस्या आ जाए तो पूरा शहर में पानी घुस जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं। ठीक है, डैम बनाते हैं, तो डैम बनाएंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है स्टोर होता है, और धीरे धीरे वाटर को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डैम बना लिए, तो डैम का काम ही क्या होता है, डैम जो है वो आपका क्या करता है, फ्लड को कंट्रोल करता है,
वाटर को स्टोर करता है। तो स्टोर कैसे करेगा, तो यहाँ पे अगर डैम बना है तो धीरे धीरे पीछे क्या होता है, रिजर्वोयर बन जाता है। ठीक है, रिजर्वोयर बनेगा और रिजर्वोयर में क्या होता है, वाटर पूरा कलेक्ट होते जाता है और इसको हम लोग धीरे धीरे डाउन स्ट्रीम साइड में छोड़ते हैं ताकि आपका बाढ़ जैसा समस्या नहीं आए और उसको ग्रेजुअली हम लोग पानी को पास कर सके, जिसके कारण पानी आपका शहर में नहीं भरेगा या घुसेगा। तो अब हम लोग डैम कितना बड़ा बनाएंगे, ठीक है, ये हम लोग को कैसे पता चले, कितना उसका हाइट होना चाहिए, कितना उसका स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को ये आइडिया भी होना चाहिए कि कितना पानी जो है मतलब किस बेसिन से निकल के आ रहा है, इस रिवर को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो कितना पानी रिवर को ऐड कर सकता है, इसके लिए हम लोग को रेनफॉल के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, कितना जो बारिश का पानी है वही ना ऐड होगा, तो कितना बारिश हुआ वो भी तो हम लोग को पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेनफॉल निकालते हैं। चूंकि बेसिन काफ़ी बड़ा है तो उस केस में एक रेन गॉज से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल रेन गॉजेस जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस यही रीजन है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेनफॉल निकालते हैं। और भी कुछ रीज़न है, जैसे आपको ब्रिज ही बनाना है तो ब्रिज कितना हाइट में देना है, कितना उस पानी का लेवल राइज कर सकता है कुछ रिवर में। ठीक है, तो वो भी हम लोग को आइडिया लग जाता है इससे। क्लियर है। अब एवरेज रेनफॉल निकालने का 3 तरीका होता है। पहला हो गया अरिथमेटिक मीन मेथड, दूसरा हो गया थाइजेन पॉलीगन मेथड, तीसरा आइसोहाइटल मेथड। ये तीनों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला आपका अरिथमेटिक मीन मेथड, ये नाम से ही पता चल रहा है हम लोग हमेशा ये करते हैं। मान लीजिए एक बेसिन आपका इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का बेसिन है, काफ़ी लार्ज बेसिन है। हम लोग इसमें मानते हैं कि रेनगॉज स्टेशन आपका कुछ इस टाइप का लगा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका रेनगॉज हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे, मान लीजिए इस रेनगॉज में आपका रेनफॉल हो रहा है R1 सेंटीमीटर में। ठीक है, इस रेनगॉज जो है, ये जो रेनगॉज है आपका रिकॉर्ड किया कि रेनफॉल आपका R1 है। ये रेनगॉज जो है वो R2 रिकॉर्ड किया, ये R3 रिकॉर्ड किया, ये R4 किया और ये R5 किया। ठीक है, ये हम लोग मान लिए कि ये जो रेनफॉल जो है रेनगॉज में हो रहा है वो R1, R2, R3, R4, R5 है। ठीक है, ये डिफरेंट रेनगॉजेज में। तो उस केस में अगर हम लोग को ये मेथड के थ्रू एवरेज रेनफॉल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेनफॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेनगॉज स्टेशंस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रेनफॉल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, प्लस अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेनगॉज स्टेशंस कितना हो गया, 1 2 3 4 5। इससे हम लोग इजीली क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यही मेथड जो आपका अरिथमेटिक मीन मेथड है, ये आपका काफ़ी लेस एक्यूरेट रहता है, उतना एक्यूरेट नहीं रहता है, लेकिन काफ़ी इजी मेथड है। ठीक है, डोंट माइंड द स्पेलिंग्स, एक्चुअली आई नो द स्पेलिंग्स। सो ये काफ़ी रिलायबल है और ये एक्यूरेट वैल्यू तब देगा जब आपका रेनगॉजेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इधर उधर है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये उतना रिलायबल नहीं रहता मेथड। तो ये पहला मेथड है अरिथमेटिक मीन मेथड, जिसके थ्रू हम लोग एवरेज रेनफॉल निकालते हैं। ये इसका पूरा थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो आपका रेनगॉजेस था, रेनगॉज स्टेशन, उसमें कितना रेनफॉल हुआ उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितना नंबर ऑफ स्टेशन है, यहाँ पे n दिया हुआ है, मतलब n नंबर ऑफ स्टेशन रहा तो डिवाइड बाय n करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। नेक्स्ट मेथड जो है जिसके थ्रू हम लोग एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं वो है आपका थाइजेन पॉलीगन मेथड। ठीक है, ये एक रिलायबल मेथड ये भी है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये मेथड अच्छा है। ठीक है, जिसके थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं एवरेज रेनफॉल और एक्यूरेट भी है, मतलब कंपैरिजन टू अरिथमेटिक मीन मेथड। अब यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले सॉरी, अब ये जो आपका मेथड जो है हाईली सुटेबल है लार्ज एरियाज के लिए। ठीक है, जो बड़ा बड़ा एरिया है उसके लिए हाईली सुटेबल है।
अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक जो रेन गोज है, जितना रेन गोज स्टेशन है, ठीक है, उसका अपना डोमेन जो है एक तरह से तैयार करते हैं। अब ये डोमेन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर देखिए, फिगर पे जो है ना, फिगर जो है बेस्ट तरीका होता है कोई भी चीज़ को समझने का। तो ये फिगर देखिए, पहले फिगर में आप देखिए कि ए करके आपको एक रेन गोज स्टेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ पे एफ है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो रेन गोज स्टेशंस है, ठीक है, रेन गोज स्टेशंस है, इसको डॉटेड लाइन से क्या किया गया, मिला दिया गया है। तो डॉटेड लाइन से हम लोग मिला दे रहे हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो अगर आप खाली यही देखें तो आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जब भी आप मिलाएंगे तो आपको ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखेगा, जैसे यहाँ पे एक हुआ, एक यहाँ पे हुआ। तो ये ट्रायंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो बिटवीन द रेन गोज स्टेशंस। यहाँ भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और भी बाकी जगह ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये जब हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो इस ट्रायंगल का साइड है, ठीक है, जैसे अब कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल का साइड है, तो जितना साइड है आपका, उससे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये भी एक साइड है, ठीक है, ये एक साइड है, इसमें भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस साइड भी और इस साइड भी। फिर ये एक साइड है, इसमें भी एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस साइड भी, इस साइड भी, ठीक है। ये साइड है, अब यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे भी ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब अगर हम लोग पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जैसे ये आपका स्टेशन ए है। अब यहाँ पे आप देखिए, स्टेशन ए का एक डोमेन बन गया है, ये आपको डोमेन दिख रहा होगा। ये पूरा स्टेशन ए का एक पॉलीगन जैसा बन गया है, ए बी सी डी ई, ये पूरा। तो ये आपको पॉलीगन दिख रहा होगा, ठीक है। मिट जा रहा है, यहाँ पे स्टेशन ए है, तो ए का ये पूरा पॉलीगन हो गया, मतलब ए का डोमेन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग नाम दे दिए ए बी सी डी ई, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे जो रेन गोज लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका रेन गोज लगा हुआ है, तो जो भी इसमें आपका वैल्यू आएगा, मतलब रेनफॉल का जो भी वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग मान के चलेंगे इसका पूरा डोमेन जो है, पूरा डोमेन में जो है कितना बारिश हुआ, 10 सेंटीमीटर ही बारिश हुआ है हर एक जगह, ठीक है। इसका डोमेन में हर जगह कितना बारिश हुआ है, 10 सेंटीमीटर ही बारिश हुआ है। तो अब इसका डोमेन जो है, उसका एरिया भी तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इरेगुलर फिगर है, तो इसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफ पेपर या फिर प्लेनीमीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ से जितना भी इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, जितना भी इरेगुलर सरफेस है, उसका अगर एरिया हम लोग कैलकुलेट करना तो इसी दोनों से करते हैं। अब तो डिजिटल भी आ गया है बहुत सारा चीज़, ठीक है, लेकिन जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उसमें ये दोनों आता था, प्लेनीमीटर और ग्राफ पेपर, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा किस एरिया में कितना बारिश हो रहा है, ठीक है, किस एरिया में कितना बारिश हो रहा है, और हम लोग ईजिली जो है निकाल सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये तो भाई एक पॉलीगन था, ठीक है। तो वैसे वैसे जितना भी आपका रेन गोज स्टेशन है, सबका अपना अपना पॉलीगन निकलेगा। जैसे एफ है, तो एफ का जो है यहाँ पे नीचे इसका भी एक पॉलीगन बनेगा ट्रायंगल फॉर्म के होके। तो ये जो एफ है, तो एफ का भी अपना एक पॉलीगन रहेगा, फिर उसका भी हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालेंगे, सेम मेथड, ग्राफ पेपर या फिर प्लेनीमीटर से, ठीक है। तो जब हम लोग इतना काम कर लिए, एरिया भी निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग टेबल बनाएंगे,
ठीक है। अगर हम लोग का एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन निकालना है तो उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले नाम लिख देते हैं जितना था हम लोग का रेनगोज स्टेशन। तो ABCDEFG मान लेते हैं, ठीक है, इतना था। अब देखिए सब में रेनफॉल कुछ मान लिए, एज्यूम कर लिए। जैसे ए में जो आपका 10.5 सेंटीमीटर हुआ था बारिश, बी जो है वो रिकॉर्ड किया 12 सेंटीमीटर, सी रिकॉर्ड किया 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर किया डी। तो ऐसे से सब किया आपका। ये आपका रेनफॉल हो गया सेंटीमीटर में अलग अलग रेनगोज स्टेशंस में, ठीक है। अब हम लोग हर एक का डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन यानी एरिया ऑफ पॉलीगन। जैसे ए का डोमेन था ना, ए का डोमेन, यहाँ पे ये डोमेन है, ये ए का पूरा डोमेन हो गया ना, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया निकालें, मान लेते हैं हम लोग 120 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। वैसे ही बी का भी निकालेंगे तो बी का 95 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आया मान लेते हैं, सी का 105 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आया, ठीक है। तो ये सब मान लेंगे अलग अलग जितना भी आपका रेनफॉल है सबका, मतलब कि अलग अलग स्टेशन का क्या आपका डोमेन है वो हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो आपका रेनफॉल जो है वो सेंटीमीटर में है और एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर में है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट निकालेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10.5 को मल्टीप्लाई किए 120 से तो ये आया 1260। वैसे ही 12 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 95 से तो ये आ गया आपका 1140। तो ऐसे डिफरेंट जो आपका स्टेशन है उसका रेनफॉल को मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसका एरिया ऑफ पॉलीगन से, ठीक है। तो ये पूरा डाटा आएगा। 9.5 को मल्टीप्लाई किए 105 से तो आया 997.5। 8 को मल्टीप्लाई किए 125 से तो 1000 आ गया। फिर 11.5 को मल्टीप्लाई किए 98 से तो 1127.0 आया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अब पूरा प्रोडक्ट है सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल जो है आपका सम करने के बाद इतना आया। और टोटल एरिया पर पॉलीगन को भी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग करना क्या, एवरेज निकालना है। तो जो टोटल प्रोडक्ट ऑफ रेनफॉल एंड एरिया आया था, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ पॉलीगन पे। तो टोटल एरिया ऑफ पॉलीगन से अगर डिवाइड कर दिए तो जो हम लोग का एवरेज डेप्थ है वो निकल जाएगा। एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन कितना है, 9.23 आया इस केस में, ठीक है। तो ये तो हम लोग माने थे। तो ऐसे जो है आप आराम से निकाल सकते हैं कोई पर्टिकुलर बेसिन का एवरेज डेप्थ प्रेसिपिटेशन, मतलब एवरेज रेनफॉल इजीली निकाला जा सकता है। तो ये दूसरा मेथड हो गया जिसको हम लोग बोले थिसन पॉलीगन मेथड, जिसके थ्रू हम लोग डोमेन बनाए अलग अलग रेनगोज का, ठीक है। उसके बाद उस डोमेन का हम लोग एरिया वगैरह कैलकुलेट किए। हम लोग मान के चले कि ए में, जैसे कि यहाँ पे ए का जो डोमेन है, तो ए में जो बारिश हो रहा है वो पूरा उसके डोमेन में भी बारिश होगा उतना ही, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे आइसोहाइटल मेथड। ये भी काफ़ी इजी मेथड है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ये आपका कंटूरिंग में बेस्ड है, ठीक है, कंटूरिंग में बेस्ड है। और इसको भी हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कंटूर क्या होता है। ये आप लोग जानते होंगे, कंटूर जो है आप सर्वेइंग में पढ़े होंगे। जैसे इक्वल एलिवेशन जो रहता है, इक्वल एलिवेशन को हम लोग अगर लाइन से कनेक्ट कर दें अर्थ सरफेस में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं, ठीक है, इक्वल एलिवेशन को। तो वैसे ही आइसो हाइट भी होता है। आइसो हाइट क्या हो गया कि इक्वल डेप्थ का प्रेसिपिटेशन जो है उसको अगर हम लोग लाइन से कैलकुलेट मतलब कि जोड़ दें तो उस केस में उसको आइसो हाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10, 9, 8, 7, ये सब सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए 7 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ये ऐसा लाइन है, ठीक है, ये ऐसा लाइन है जहाँ पे कहीं भी आप रेनफॉल का डेप्थ कैलकुलेट कर लीजिए सब जगह 7 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। इस लाइन में कहीं भी आप कोई भी जगह, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट में भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 सेंटीमीटर ही रेनफॉल हो रहा है। मतलब ये ऐसा लाइन है जहाँ पे आपका रेनफॉल जो है 7 सेंटीमीटर हो रहा था। वैसा लाइन को मतलब कि ये मिला देना, ठीक है, वैसा लाइन को मिला देना जिसका डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन सेम रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो हाइट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक आइसो हाइट हो गया, ठीक है। मतलब वैसा लाइन जिसमें डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या रहा है, सेम रहा है।
ठीक है। वैसे ही 8 है तो 8 का लाइन में हर एक जगह जो है आपका कहीं भी आप कैलकुलेट कर लीजिए 8 सेंटीमीटर ही आपका क्या आएगा एवरेज डेप्थ बोल रहे हैं, सॉरी, डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन। एवरेज डेप्थ हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ये क्या है, हर एक जगह क्या है आपका बारिश जो है 8 सेंटीमीटर ही हुआ है। फिर अगर ये लाइन का बात करें जो 9 सेंटीमीटर वाला, सब जगह देख लीजिए, सब जगह आपका 9 सेंटीमीटर ही बारिश हुआ होगा इस लाइन में, ठीक है। वैसे ही 10 वाले में भी है। तो एक चीज़ आप देखिए 7 और 8 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 7 से 8 के बीच में ये डिफरेंस है, तो इसके बीच में आप कहीं भी कैलकुलेट करेंगे रेनफॉल तो वो आपका 7 से 8 के बीच ही रहेगा। कहीं 7.5 रहेगा, कहीं 7.2 रहेगा, कहीं 7.6 रहेगा, मतलब 7 से 8 के बीच ही रेनफॉल रहेगा इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में 7 से 8 के बीच ही रहेगा आपका रेनफॉल, ठीक है। वैसे ही 8 से 9 के बीच है, ठीक है। तो इस एरिया में आप कहीं भी रेनफॉल कैलकुलेट कर लीजिए, इस एरिया में 8 से 9 के बीच में कहीं भी आप रेन गेज लगा के कैलकुलेट कर लीजिए रेनफॉल, वो आपका 8 से 9 के बीच ही आएगा। हो सकता है कहीं 8.5 आए, कहीं 8.25 भी आए, कहीं 8.75 आए, ठीक है। फिर वैसे ही हम लोग 9 से 10 के बीच में ही देख लेंगे। तो 9 से 10 के बीच में 9 और 10 के बीच में ही रहेगा रेनफॉल डाटा। जैसे यहाँ पे देखिए 9.25 है, यहाँ पे 9.5 है, कहीं 9.75 भी होगा, ठीक है। तो 9 से 10 के बीच में के आइसो हाइट, इसको आइसो हाइट बोलते हैं, 9 से 10 के आइसो हाइट के बीच में हमेशा रेनफॉल जो है 9 to 8 के बीच ही रहेगा। अब इतना हम लोग चीज़ समझ गए, ठीक है, कि आइसो हाइट किसको बोलते हैं, आइसो हाइट क्या होता है, क्लियर है। अब हम लोग को निकालना है क्या, जो हम लोग का मेन मकसद है कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालना है। तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी तरीका लगभग सेम ही रहता है। यहाँ पे आप टेबल देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग को आइसोहाइटल इंटरवल देख लेना है। जैसे 10 से 9 के बीच एक आइसोहाइट है, ठीक है, 10 वाला है, एक 9 वाला है। तो रेंज हो गया इंटरवल 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6। अगर एवरेज डेप्थ का बात करें तो इसका एवरेज निकाल लेंगे। 10 से 9 के बीच 9.5 मान लेते हैं, 9 से 8 के बीच 8.5 मान लेते हैं, एवरेज है बीच वाला। 8 से 7 के बीच 7.5 होगा, 7 से 6 के बीच 6.5 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट मी डिलीट दिस वन, सॉरी इरेज दिस वन। इरेज करेंगे तो ज़्यादा क्लियर व्यू आएगा। इसमें थोड़ा येलो कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है तो येलो ही सेलेक्ट करते हैं, लाइट येलो। अब जैसे मान लीजिए 7 से 8 के बीच का इंटरवल है, ठीक है। तो अब यहाँ का अगर हम लोग एरिया माने 7 से 8 के बीच का एरिया अगर निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा बताइए। पूरा इरेगुलर है, एक रेगुलर टाइप का तो बना हुआ नहीं है फिगर। तो इस केस में अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका, क्या, ग्राफ पेपर और प्लेनीमीटर या फिर प्लेनीमीटर, ये दोनों के थ्रू जो हम लोग क्या करते हैं एरिया निकालते हैं। तो अगर एरिया निकाले तो हम लोग मानते हैं इस टेबल में 10 से 9 के बीच का जो एरिया मान लेते हैं ए है, 9 से 8 के बीच का एरिया बी है, 8 से 7 के बीच का एरिया सी है, 7 से 6 के बीच का एरिया क्या है डी है। अब सेम जैसे हम लोग थीजन में करते थे वैसे ही करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया डेप्थ को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ पे 9.5 इंटू ए की है, 8.5 इंटू बी की है, 7.5 इंटू सी की है, 6.5 इंटू डी की है, ठीक है। तो ये पूरा जो है उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जो भी आएगा ऐड कर देंगे, और इसको भी पूरा एरिया को भी हम लोग को ऐड कर देना। फिर सिंपल वैसे ही डिवाइड कर देंगे, समेशन मान लेते ये बी आया, समेशन ऑफ बी, और ये समेशन ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन निकालना है तो सेम वही चीज़ करेंगे, समेशन ऑफ बी अपॉन समेशन ऑफ ए। तो इससे हम लोग क्या मिलेगा, एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा। तो ये पूरा तरीका हो गया आइसोहाइटल मेथड में, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग एवरेज प्रेसिपिटेशन निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हमको और वीडियोस बनाने का मन करेगा। ऐसे कुछ मज़ा नहीं आता उतना, ठीक है।
Hope you liked the video. This is all for today. Thank you so much.